हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ संस्कृति आईएएस। तो स्टूडेंट, आज 22 अगस्त है और आज ही जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 कंक्लूड हुए हैं यूपीएससी मेंस को लेकर। और कल निबंध का पेपर कंप्लीट हुआ और यस्टरडे वी सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एसे राइटिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिसिंग द एसे, बिकॉज कल जो ऐसे पूछे गए थे वो पिछले साल की तुलना में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स वो कंपैरेटिवली बड़े इजी थे। बड़े इजी कहना तो हाइंडसाइट में बड़ा आसान होता है, क्योंकि एक बार पेपर हो जाने के बाद चीज़ें आसान लगती हैं और आसान बोल देते हैं लोग, लेकिन वाकई में उन लिमिटेड टाइम पीरियड पे 1000-1200 शब्दों का एक बहुत अच्छा ऐसे लिखना बड़ा ही डिफ़िकल्ट और ट्रिकी एक्सरसाइज होती है। तो मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं एक ओवरव्यू दूंगा इस साल जो निबंध का पेपर हुआ है, जो कल आपके ऐसे के टॉपिक दिए गए हैं उन पर मैं एक थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा, एक एकेडमिक ओरिएंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि ओवरऑल अगर आप अपकमिंग ईयर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़े से और सजग हो जाएं और थोड़े से केयरफुल हो जाएं और किन चीज़ों का ख्याल रखें उस पर मैं एक डिस्कशन करूंगा। सो if you are going to look into the yesterday's essay topic, there were total 8 topics. तो total 8 टॉपिक थे। most of them were abstract topic, और इन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में ये 8 अलग अलग टॉपिक थे। पहला टॉपिक, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। स्लाइटली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस टॉपिक को डिस्क्राइब करना, इसमें मल्टीपल डायमेंशंस को यूज़ करना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है, अ ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अ ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये जो स्टेटमेंट है फिलोसॉफिकल एक स्टेटमेंट है, और ग्रेटफुल माइंड ब्यूटीफुल होता है, यानी कि आपको हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। You have to have the gratitude, whether you are successful or whether you are a failure, that doesn't even matter. What really matter is एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपने जो कुछ भी उपलब्ध किया है, यहाँ तक कि अगर मनुष्य योनि का भी जन्म लिया है तो उसके लिए भी आपको एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा एक बड़ा रिलीजियस स्टेटमेंट और फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल से देखा जाए तो कांटा कली का बदला हुआ रूप है, कोई ऐसे ही थॉर्न नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं हो जाता, कोई ना कोई वजह रही होगी। तो वही चीज़ है, अ थॉर्न इज़ अ चेंज बट अ कांटा कली का बदला हुआ रूप है। स्लाइटली ट्रिकी, हिस्टोरिकल डोमेन में काफ़ी सारी बातें लिखी जा सकती हैं इस टॉपिक में, तो ये मैं इसको डिफ़िकल्ट की श्रेणी में ही रखूँगा। आई वुड कीप इट इन टू द डिफ़िकल्ट वन, एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वन इज़ दिस वन। जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है, यह थिरुवल्लुवर का स्टेटमेंट है। थिरुकुरल, अब मेरे को यहाँ लिखना चाहिए, तो दक्षिण भारत में संत थिरुवल्लुवर का जो ग्रंथ है थिरुकुरल, उसमें ये स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, देखा जाता है। इसकी चर्चा निर्मला सीतारमन ने भी अपने बजट के भाषणों में कभी की है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है। व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज़ द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल। मैंने जैसे ये टॉपिक पढ़ा तो सबसे पहले मुझे डोनाल्ड ट्रंप बनाम ईरान युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप बनाम शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन बनाम डोनाल्ड ट्रंप, इस तरीके के कई सारे फैक्टर दिमाग में आ गए, और ये ईजी था ये टॉपिक कंपैरेटिवली। तो ये जो विषय था यह कंपैरेटिवली ईजी था। अगर मैं इस विषय पर आ जाऊं, सेक्शन बी की तरफ आ जाऊं, नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट, तो आपकी जो भी कॉन्शियसनेस है वो सब प्रकृति ने तैयार की है। तो प्रकृति में मिलने वाले जो कई प्रकार के तत्व हैं, वह तत्व ही आपकी स्पिरिट को तैयार करते हैं। तो आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो मोरालिटी है, वो सब बेसिकली प्रकृति ही तैयार करती है। तो हमारी मोरालिटी के साथ साथ हमारी कॉन्शियसनेस, इन सब में प्रकृति के पहलू बहुत मायने रखते हैं। तो इस पर कई सारे डायमेंशंस दिए जा सकते हैं, जिनकी मैं एक उन्मुख परिचर्चा भी करना चाहूँगा। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव द इलैबोरेटिव डिस्कशन ओवर हियर एज वेल। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था, क्योंकि डायमेंशन सोचते सोचते ज़्यादा टाइम लग जाए और बिखरने की उम्मीद रहती है कि 2-3 पैराग्राफ के बाद आप कहीं इधर उधर भटक सकते हैं, तो डिविएट होने की चांसेस हैं। यह वाला जो ऐसे था, एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होते हैं। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन देन आंसर। दिस इज समथिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, तो आई कीप इट एज ईजी वन, क्योंकि इस पर डायमेंशंस बहुत सारे हैं
कि जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी, जितने ज़्यादा प्रश्न पूछने की चेष्टा आप करेंगे, उतना ज़्यादा आप संसार को समझेंगे और उतना ज़्यादा दुनिया के महत्व को समझेंगे। तो ये थोड़ा सा एक इजी टॉपिक है जो कि अटेम्प्ट किया जा सकता था। कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है, क्योंकि कठोर निर्णय भी अपने आप में एक निर्णय ही होता है और उसको हम टाल नहीं सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खराब एथिकल डिसीजन है। और ये क्योंकि एक ऐसे निर्णय होते हैं जो कि आप नहीं टाल सकते। अब अगर एक डॉक्टर है और डॉक्टर के सामने ये बिल्कुल एक विषय सामने आ रहा है कि इस समय उसको कठोर निर्णय लेना है, ऑपरेशन करना ही करना है, और उस समय परिवार का कोई सदस्य आसपास नहीं है, तो वो किसका वेट करेगा? उसको उस समय ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके कितने भी प्रतिकूल परिणाम क्यों ना हो, कितने भी उसके एक अग्रेसिव डिसीजन क्यों ना हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स, शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स, ये बेसिकली हम केस स्टडी में पढ़ते हैं। एथिक्स की केस स्टडी में जनरली हम देखते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी एक इजी फॉर्मेट में दिए जाने वाले विषयों के अंतर्गत है। उत्तम नेता वह है, 8वां एक ऐसे का टॉपिक, उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। अ गुड लीडर इज द वन हु ऑलवेज फॉलोज द फॉलोअर्स। सो इफ यू आर गोइंग टू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ द गुड लीडर, गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ये सभी वो प्रकार के लीडर रहे हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर में एक ओनरशिप डेवलप करने की कोशिश करी है। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अटेम्प्टेबल था। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप में पूछें कि मार्क्स तो सब में बराबर हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी डिफ़िकल्ट विषय को चुन लेने की वजह से आपके मार्क्स ज़्यादा या कम हो जाएंगे, बट वास्तविकता यह है कि यह वाला टॉपिक था, यह कंपैरेटिवली ईजी था। ये वाला जो टॉपिक था ये कंपैरेटिवली ईजी था, ये वाला टॉपिक कंपैरेटिवली ईजी था, और बाकी जो आपके टॉपिक थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। हाँ, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अगर मैं पुराने निबंध के विषयों को देखूं, ऐसे के टॉपिक देखूं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ईजी ही था। स्टूडेंट, मुझे ये बिल्कुल नहीं बताना है कि आप लोगों को एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है अभी आपको बताने का। मैं केवल और केवल ऐसे के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ आपके बीच में। निबंध अच्छा कैसे लिखा जाए, इसके लिए बहुत सारी विवेचना और बहुत सारी मेहनत, एंड वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू राइट अ वेरी गुड ऐसे टॉपिक। बट कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऐसे को लिखते वक्त सबसे पहले एक सेंट्रल मेटाफर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो ऐसे है उसको थीम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसके सेंट्रल मेटाफर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक एक लाइन, जो एक एक शब्द जो हेडलाइन में लिखा हुआ है, ऐसे में लिखा हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रल मेटाफर, नंबर 1 इंट्रोड्यूस, एंड देन उसके बाद स्टूडेंट जो अलग अलग आयाम हो सकते हैं, जो मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयाम हो सकते हैं निबंध, उन निबंध के विभिन्न प्रकार के आयामों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के आयाम जो हैं, तो सबसे पहले सेंटेंस को एक फिलॉसफिकल टोन में समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट विषय जो है, एक जो अमूर्त विषय जो है, एक एब्स्ट्रैक्ट विषय है, उसमें एक मूर्तता आ सके, या फिर एक जो अमूर्त विषय है उस अमूर्त विषय में बहुत ज़्यादा एक रीजनेबल थिंकिंग डेवलप हो सके। तो सबसे पहला काम करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में, जो फिलॉसफिकल स्टेटमेंट है उनको समझाने की कोशिश करिए, ताकि एग्जामिनर उसको अपनी डे टू डे लाइफ के अनुसार कनेक्ट कर सके। तो एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को, फिलॉसफिकल टॉपिक को, सेंट्रल मेटाफर को, थीम को ध्यान में रखते हुए, मेन थीम को ध्यान में रखते हुए उसे कम से कम समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो डे टू डे लाइफ के अनुसार वो थोड़ा समझ में आ जाए। तो फिलॉसफिकल टॉपिक जो है उसे सबसे पहले इजी बनाने की कोशिश करिए कि ये बेसिकली सेंटेंस कहता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कोर कैरेक्टर क्या हैं। तो सेंट्रल मेटाफर को, फिलॉसफिकल थीम को थोड़ा सा डे टू डे लाइफ के अनुसार समझाने की कोशिश करना है। और फिर स्टूडेंट उसी फिलॉसफिकल थीम को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, एक सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार, एक राजनीतिक
और आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, एक पॉलिटिको इकोनॉमिक डायमेंशन के अनुसार समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। और सब में एक सीक्वेंस दिखना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर दिखना चाहिए, ताकि आप सेंट्रल मेटाफर को बार बार रिपीट करते हुए अलग अलग डायमेंशन के साथ उसे प्रूव कर सकें, उसे समझाने की कोशिश करें। तो जब कभी भी निबंध के विषय, खास करके यूपीएससी के निबंध के विषय जहां पर एक एब्स्ट्रैक्टनेस ज्यादा रहती है, तो उन विषयों को, उन सेंट्रल मेटाफर को, उस सेंट्रल थीम को उसके मल्टीपल डायमेंशंस के अनुसार समझाने की कोशिश करें। और हर डायमेंशन में जो सेंट्रल थीम है, जो हर डायमेंशन है उसमें जो सेंट्रल थीम है, उसे टच करें, उसे आसान बनाएं और उसके कई सारे डायमेंशंस को कनेक्ट करने की कोशिश करें। जिस तरीके से एक अच्छी किताब होती है उसमें हर एक कैरेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, इन द सेम वे स्टूडेंट, इन अ गुड ऐसे एवरी पर्टिकुलर पैराग्राफ शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हर पैराग्राफ को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इस पूरे कैरेक्टर को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे ऐसे को प्रिपेयर करने, ऐसे को लिखने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो सकती है और उस कैपेसिटी के अनुसार हम चल सकते हैं। तो ये जो कल जो आप लोगों के बीच में ये जो 8 अलग अलग टॉपिक आए हैं, इनमें मैं थोड़ा बहुत अगर मैं कुछ डिस्कशन करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि इस विषय पर किस प्रकार की थीम को टच करना चाहिए था, किस प्रकार के विषय को आप टच कर सकते थे। तो जैसा कि पहला विषय था ऑक्सीमोरॉन रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और जीवन पैराडॉक्स से भरा हुआ है। तो सबसे पहले पैराडॉक्स को बताइए, विडंबनाओं को बताइए, विरोधाभासों को बताइए। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि विरोधाभास जीवन का अर्थ क्या है, विडंबनाओं को दर्शाता है, आयरनीज ऑफ लाइफ को दर्शाता है। और वो आयरनीज ऑफ लाइफ क्या है कि एक तरफ जहां आपको रिचनेस दिखेगी, समृद्धि दिखेगी, तो दूसरी तरफ आपको पॉवर्टी दिखेगी। तो एक तरफ जहां आपको रिचनेस दिखेगी तो दूसरी तरफ पॉवर्टी दिखेगी। एक तरफ जहां आपको उम्मीद दिखेगी, अपॉर्चुनिटी दिखेगी, एक तरफ जहां आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दूसरी तरफ उस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको ना उम्मीदी भी दिखेगी, डेस्पेयरनेस भी दिखेगी, जहां पर सारी चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। तो इन विडंबनाओं को दर्शाने का प्रयास करना है हमें कि ऑक्सीमोरॉन रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त आपके पास कम से कम 20-30 थिंकर्स के नाम जरूर होने चाहिए, उनके कोट्स जरूर तैयार होने चाहिए। हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस देने के लिए कुछ अच्छे कंसेप्ट, कुछ अच्छे कंटेंट, कुछ अच्छी डेफिनेशन का बेस हमेशा होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे ये टॉपिक सामने आया कि विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाता है, तो मुझे सोशियोलॉजी में और साथ ही साथ लिटरेचर में मैंने एक थिंकर को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, और आपने ज़रूर 100% इनका नाम सुना होगा, चाहे तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ये दुनिया की सबसे प्रचलित थ्योरी है, डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। और डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या कहती है स्टूडेंट, कि हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम ए और बी में ही देखते हैं, हम बाइनरीज में देखते हैं कि जो सच है वो तुम्हारा सच है, जो झूठ है वो मेरा झूठ है। मेरे कहने का मतलब है कि हम हमेशा बाइनरीज में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर चीज़ बाइनरी नहीं होती है। दिन का उल्टा रात ही होती है जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारी कॉन्ट्राडिक्शंस जीवन में भरे रहते हैं। अगर आप एक स्टेप की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने निर्णय लिया है कि यह निर्णय ही मेरे लिए सही है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी निर्णय खराब थे, लेकिन बाकी निर्णयों की ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई जिसके कारण आपने उनको लिया नहीं और आप एक दूसरी निर्णय की तरफ चले गए। और यह बार बार कहा जाता है कि खट्टा और मीठा, बिटर स्वीटनेस, डीकंस्ट्रक्शन आपके जीवन का हिस्सा ही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट जीवन का महत्व ही समझने के लिए बेहद आवश्यक है कि आप इस चीज को समझिए कि विरोधाभास ही आपकी लाइफ को चलाते हैं, विभिन्न प्रकार की आयरनीज ऑफ लाइफ को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहां स्टार्ट किया जा सकता है डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी से। यह बड़ी फेमस थ्योरी है, डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। साथ ही साथ इसमें अब कई सारे डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो आप हीगल की फिलॉसफी यूज़ कर सकते हैं। हीगल की जो फिलॉसफी थी, जिसमें बेसिकली वो इन बाइनरीज को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जीवन है
वो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन से भरा रहता है, विरोधाभास से भरा रहता है। साथ ही साथ आप ईसाइया बर्लिन की थ्योरी शेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल अगर लिखें, क्योंकि ईसाइया बर्लिन ने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया था कि लिबर्टी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी और एक होती है नेगेटिव लिबर्टी। एक होती है सकारात्मक लिबर्टी और एक होती है नकारात्मक लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी तरीके से किसी चीज की रुकावट नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 अगर आपको फ्रीडम देता है तो फ्रीडम के साथ साथ युक्ति युक्त निर्बंधन या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी देता है। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स को लिखा जा सकता है। तो आप डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात कर सकते हैं, और डेरिडा के डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के साथ साथ आप भगवत गीता की बात कर सकते हैं, क्योंकि जहां भगवत गीता कर्म की बात करता है, तो कर्म के साथ साथ यह भी करता है कि आपको फल की तरफ ज्यादा चिंतित नहीं होना है, निष्काम कर्म करते चलना है। तो डिटैचमेंट की बात भी करता है। तो ये जो अलग अलग डायमेंशन है, ये खूबियां होती हैं एक ऐसे करिकुलम में। और मेरा आपसे, आपकी जो फ्यूचर स्टूडेंट है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मेरा सजेशन रहेगा कि आप कम से कम सोशोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी के, ह्यूमैनिटीज़ के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सबको देखते हुए कई विभिन्न प्रकार के अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे स्रोत और अच्छे कंटेंट और अच्छे कोट्स को पढ़ते रहिए, तभी आपकी आंसर राइटिंग में पेनापन आएगा। क्योंकि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस सेंट्रल थीम को समझाएंगे। सबसे पहले आप इस सेंट्रल थीम को समझाने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों कहते हैं कि विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा, उसको पहले मेटाफर को समझाना पड़ेगा, मेन थीम को समझाना पड़ेगा। तो ये जो दार्शनिक स्टेटमेंट है, इस दार्शनिक स्टेटमेंट को सहजता के साथ बहुत ही कंफर्ट जोन में डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप ओपन हो जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे कर कर मल्टीपल डायमेंशंस ऐड करते चले जाएंगे। तो इस पर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक में? आप रूसो के बारे में ऐड कर सकते हैं। रूसो क्या कहते थे? रूसो कहते थे कि फ्रीडम बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, बट फ्रीडम शुड ऑलवेज हैव द पाथ ऑफ रिस्ट्रेंट। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ संयम की भी जरूरत है, फ्रीडम के साथ साथ निर्बंधनों की भी आवश्यकता है। सो फ्रीडम शुड ऑलवेज फ्लो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रेंट। इसकी बात कर सकते हैं आप। विरोधाभास की बात की जाए तो आप फ्री स्पीच की बात कर सकते हैं कि मनुष्य चाहता तो है फ्री स्पीच, लेकिन फ्री स्पीच के साथ साथ एक विडंबना यह भी है कि फ्री स्पीच अपने साथ अकेले नहीं आ सकती। फ्री स्पीच के साथ साथ आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी चाहिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप जरा अपनी और मेरी लाइफ से कंपेयर करके देख लीजिए, तो हम सब चाहते हैं कि एक जीवन में निश्चितता होनी चाहिए, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए कि मैं पैसे कमाऊं, पैसे कमा के घर परिवार को समृद्ध बनाने की कोशिश करूं। लेकिन साथ ही साथ इस बात के लिए भी तैयार रहनी चाहिए, इस बात की भी तैयारी होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो तो सर्टेन है, लेकिन कल क्या होगा नोबडी नोस। कल के दिन मैं जीवन छोड़ के जा भी सकता हूं, मृत्यु भी हो सकती है, परिवार में खुशहाली जो है वो एकदम से पलट भी सकती है। तो इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन विभिन्न प्रकार की विडंबनाओं से भरा हुआ है। तो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, इनके बीच में गोते लगाता है जीवन। तो ये सब पॉइंट कब लिखोगे आप लोग? ये सब पॉइंट आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपके सोचने समझने का दायरा नहीं बड़ा हो। तो हमेशा याद रखिए कि एक अच्छा निबंध, और यही यूपीएससी की डिमांड भी है कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए बेहद आवश्यकता है इस विषय की कि आप एक मेन थीम को, सेंट्रल मेटाफोर को, सेंट्रल थीम को कितने अलग अलग डायमेंशन से एलैबोरेट करने की क्षमता रखते हैं। तो एक तरफ स्टूडेंट, हम आयरनीज की बात कर रहे हैं, विडंबनाओं की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते तो हैं हमारा जीवन सर्टेन रहे, आने वाले 5 साल तक कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कल क्या होगा नोबडी नोज। तैयारी 10 साल की करके बैठे हैं, लेकिन कल क्या होगा नोबडी नोज। तो इसलिए स्टूडेंट इस तरीके के टॉपिक को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से एक बड़े अच्छे लेखक हैं, उनका मैं नाम आपके बीच में लिखना चाहूँगा, रुचिर शर्मा।
और रुचिर शर्मा ने एक किताब लिखी है ब्रेकआउट नेशन। कभी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि किताबों के बाहर निकलकर, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से बाहर निकलकर कुछ अच्छी किताबें ज़रूर पढ़िए। और रुचिर शर्मा हमेशा यह कहते हैं, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्स। भारत विडंबनाओं का बड़ा देश है। और रुचिर शर्मा एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट कहते हैं कि भारत दुनिया के उन मात्र एक देशों में से एक है, उन मात्र एक कंट्री में से एक है जो कि पेसिमिस्टिक और साथ ही साथ स्टूडेंट पेसिमिस्टिक के जो अपोजिट होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, दोनों को निराश करने की क्षमता रखता है। अगर आप भारत को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं तो भारत में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, प्रति व्यक्ति आय को लेकर हो, जो कि पेसिमिस्टिक बना देंगे आपको। और अगर आप भारत को लेकर पेसिमिस्टिक हैं तो भारत में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं युवाओं के बीच में, स्टार्टअप्स के बीच में, जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बना देंगे। तो रुचिर शर्मा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहते थे कि भारत विडंबनाओं का देश है। और इसी तरीके से डॉक्टर अमर्त्य सेन की थ्योरी की चर्चा कर सकते हो आप लोग इस निबंध में। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की विडंबना यह है कि इकोनॉमिक्स के जो रिजल्ट होते हैं वो तो आपको देखने मिल जाएंगे कि भाई आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लेकिन वास्तविक विकास तब होता है जब मनुष्य की या समाज के हर व्यक्ति की क्षमताओं में विकास होता है, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो हर उस व्यक्ति की कैपेसिटी अगर बढ़ रही है पैसे कमाने की, परिवार को फला फूला रखने के लिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिज कैपेबिलिटी अप्रोच और द कैपेसिटी अप्रोच। तो ये सारे डायमेंशंस आपको देने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे, उनको आपको बताना पड़ेगा। तो एक तरफ स्टूडेंट भारत में किस तरीके की विडंबनाएं हैं उनका जिक्र करिए, सामाजिक विडंबनाओं की चर्चा करिए। सामाजिक विडंबनाओं के साथ साथ हमारे यहाँ जो सोशल कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं उनको बताने की कोशिश करिए। तो इन सब चीज़ों से आपका एक बहुत अच्छा एक ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ऐसे लिखने का जो मेन पर्पस है उसमें सबसे पहले इस ऑक्सीमोरॉन को समझाने की कोशिश करिए कि क्यों कहा जाता है कि जीवन कई प्रकार की विडंबनाओं से भरा हुआ है। विरोधाभास ही जीवन की विडंबनाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं। और मेरे दिमाग में जो सबसे पहले थ्योरी आती है वो डेरिडा की डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी आती है। और इसी डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी के अनुसार आप कई प्रकार के अच्छे अच्छे कोट्स का इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो यही ऐसे लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट, जैसा मैंने पीछे बताया आप लोगों को कि ऐसे जिस तरीके के यूपीएससी के ऐसे हैं आपके, उनमें आपको सेंट्रल मेटाफर, सेंट्रल थीम, जो मुख्य थीम है उसको इंट्रोड्यूस करना होगा। मुख्य थीम को इंट्रोड्यूस कर उसके कई प्रकार के दार्शनिक पहलू को बताना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। और फिर आप खुले मैदान में पहुंच चुके हैं, उसके बाद आप मल्टीपल डायमेंशन दीजिए, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़, और उन सब से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यहाँ तक कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी, उन सब के एग्जाम्पल को एकत्रित कर आगे बढ़िए। और जितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ रहे होंगे, जितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ रहे होंगे लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, फिलॉसफी का, करंट इश्यूज़ का, उन सबको समानियोजित करने की कोशिश करिए, इंक्लूड करने की कोशिश करिए। तो यही ऐसे की कोर डिमांड होती है और इसी को मैंने आपके पास इस टॉपिक में देखा। इसी तरीके से एक दूसरा ऐसे पूछा गया था, तो यानी कि अ ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले तो ये बताने की कोशिश करिए कि एक समाज में ग्रैटिट्यूड की क्या आवश्यकता है। आदमी जब सफल हो जाता है, व्हेन वी गेट सक्सेस, तो हम अपनी सक्सेस को केवल अपने तक सीमित रखते हैं कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई करी, मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ही, मेरी मेहनत की वजह से ये कुछ हम अचीव कर पाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा प्रकृति की तरफ, माँ बाप की तरफ, अपने टीचर्स के प्रति, एक वातावरण के प्रति जिसने आपको सफल होने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता। तो अगर कृतज्ञता का भाव हो तो वह जो मन होता है वह अति सुंदर होता है। ग्रेटफुल माइंड इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो बताने की कोशिश करिए कि ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है, कृतज्ञता क्यों जरूरी है। कृतज्ञता का एक आशय क्या है, कृतज्ञता का एक मतलब क्या है, यह समझाने की कोशिश करिए। जैसे कि स्टूडेंट, एक पेशेंट जो होता है, एक मरीज जो होता है, वो अपने
डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, ग्रेटिट्यूड, कि भाई आप ही ने ठीक किया हमको, इसलिए डॉक्टर को हम भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ स्टूडेंट, मैं केवल आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टॉपिक की तरफ कि यह तरीका है समझने का, और इसी तरीके को एलाबोरेट कर कर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तरीका यही है कि मेन थीम को पकड़िए, मेन थीम को समझाइए और कई प्रकार के डायमेंशंस इंट्रोड्यूस करिए, तब जाके आपके निबंध में एक शार्पनेस आएगी, एक ऐसे में एक डेप्थ क्रिएट होगी। सो व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, ये बताने की कोशिश करें। ग्रेटिट्यूड होता क्या है? तो पेशेंट का ग्रेटिट्यूड डॉक्टर की तरफ होता है। ठीक इसी तरीके से एक बच्चे का, चिल्ड्रन का, एक अनडिक्लेयर्ड तरीके से ग्रेटिट्यूड पेरेंट्स की तरफ रहता है कि आज हम जो कुछ हैं वो अपने माँ बाप के आशीर्वाद की तरफ से हैं, और सबसे बड़ी बात है उनके जो त्याग है, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए हैं, उन सेक्रीफाइस की वजह से हैं। और ये ग्रेटिट्यूड हमें अगर रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली के बीच में किस तरीके से पीसफुलनेस रहेगी। और अगर ये ग्रेटिट्यूड ही खत्म हो जाए कि बेटा ये बोलने लगे कि जो कुछ किया मैंने अपने बलबूते किया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये ग्रेटिट्यूड ही समाप्त हो जाए तो सोसाइटी बिखर जाएगी। So society will always be going to run by the gratitude. We have to have the gratitude कि हमारे पुराने नेताओं ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बना के गए, और हमें आज के लिए भी एक ग्रेटिट्यूड है कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है और कर भी रही है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमारी जो अस्तित्व है, हमारा जो पहचान है वो जनता की तरफ से है। तो पेशेंट का ग्रेटिट्यूड डॉक्टर की तरफ, चिल्ड्रन का ग्रेटिट्यूड पेरेंट्स की तरफ, इसी तरीके से स्टूडेंट्स का ग्रेटिट्यूड कि आपने थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो अपने टीचर से ही सीखा है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है स्टूडेंट, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाते रहना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। और यह जो ग्रेटिट्यूड के भाव है, यही सोसाइटी को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मुझे एक शब्द तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि इस शब्द को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है और इस शब्द के बेस पर ये पूरा टॉपिक एसोसिएट किया जा सकता है। सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। तो व्हाट इज सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल का मतलब स्टूडेंट, आप जो कुछ भी हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर नॉलेज कैपिटल। आप जो कुछ भी हैं, इट्स बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल कैपिटल, इट्स बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक कैपिटल। लेकिन इस बात को मत भूलिए, आप अगर जो कुछ भी हैं तो उस पर सोसाइटी का एक क्यूमुलेटिव योगदान है, एक पूरा इंटीग्रेटेड योगदान है। कैसे? अब आप मान लीजिए आप बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, लेकिन आप जिस देश में रह रहे हैं वहां सिविल वॉर हो जाए तो आपका टैलेंट तो किसी काम का नहीं रह जाएगा, आप तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे। तो सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल है, सोसाइटी में बहुत अच्छा माहौल है, सोसाइटी में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज सोशल कैपिटल बनती है। सोशल कैपिटल का मतलब होता है सोसाइटी के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी इज हेल्पिंग ईच अदर टू ग्रो। कभी सोचा है आप लोगों ने कि जैन कम्युनिटी इतनी सक्सेसफुल क्यों है? साथ ही साथ हमारे यहाँ जो अग्रवाल कम्युनिटी है, जैन है, बंसल हैं, ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? ये इसलिए सक्सेसफुल हैं कि बिजनेस एक आदमी खड़ा करता है, लेकिन उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए पूरी कम्युनिटी हेल्प करती है, पूरी कम्युनिटी हेल्प करती है। देयरफॉर दे आर सो सक्सेसफुल। और अमर्त्य सेन हमेशा कहा करते थे कि किसी देश की तरक्की के लिए सोशल कैपिटल का होना बहुत जरूरी है, और सोशल कैपिटल तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रहे, कृतज्ञता का भाव नहीं रहे कि इसी देश से मैंने कमाया है, इसी देश को मुझे लौटाना है। सो अ ग्रेटिट्यूड, अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं उन सब ने इस ग्रेटिट्यूड के भाव को समझा है और सोसाइटी को बहुत कुछ देने की कोशिश की है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप लिख सकते हैं। एक और चीज़, जैसे ये टॉपिक निबंध का ये विषय सामने आया, तो अमेरिका के एक सोशियोलॉजिस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका के ही सोशियोलॉजिस्ट हैं, पीटर बर्जर। और पीटर बर्जर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहते थे। पीटर बर्जर कहते हैं, पीटर बर्जर का स्टेटमेंट है, अ सोसाइटी इज मेड बाय द मेन, अ सोसाइटी इज मेड बाय द मेन, अ सोसाइटी इज मेड बाय द ह्यूमंस। आखिरकार हम ही ह्यूमंस ने तो सोसाइटी बनाई है। अ सोसाइटी इज मेड बाय द मेन और अ सोसाइटी इज मेड बाय द ह्यूमन, बट इट इज द सोसाइटी विच डिसाइड द नेचर ऑफ द मैन और नेचर ऑफ द ह्यूमन। तो समाज को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो पीटर बर्जर कहते हैं समाज को मनुष्य ने बनाया,
लेकिन मनुष्य का जो बिहेवियर है, मनुष्य का जो आचरण है, वो समाज तैयार करता है। What a beautiful statement. A society is being created by humans. A society is being created by men. But it is the society which actually decides the nature of men. तो सोसाइटी को बनाया तो मनुष्य ने है, बनाया तो आदमी ने है, लेकिन आदमी का जो आचरण है, आदमी का जो बिहेवियर है, वो सोसाइटी तैयार करती है। और सोसाइटी में अगर ग्रेटिट्यूड ना हो तो छीना झपटी होगी। सोसाइटी में अगर ग्रेटिट्यूड ना हो तो बेसिकली एक व्यक्ति जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा दूसरे व्यक्ति पर। और सोसाइटी में अगर ग्रेटिट्यूड का भाव ना हो तो हर कोई अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझने में लगेगा, अपने आप को एक डेमी गॉड के रूप में प्रस्तुत करेगा। तो ये जो कृतज्ञता वाला भाव है, ग्रेटफुल माइंड वाली बात है, इसको आप सिख फिलॉसफी से शो कर सकते हैं। सिख फिलॉसफी, बिकॉज सिख फिलॉसफी इज ऑलवेज बीन नोन फॉर दी सेवा, क्योंकि सिख फिलॉसफी में सेवा का बड़ा महत्व है। लंगर का, सेवा करने का जो महत्व है वो आप बता सकते हैं ग्रेटिट्यूड के सेंस में। एट द सेम टाइम आप जैन फिलॉसफी की चर्चा कर सकते हैं। जैन फिलॉसफी के जो प्रारूप है उन डायमेंशन को आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नॉन वायलेंस। और यहां तक कि वो नॉन वायलेंस को स्वरूप में देखते हैं कि वो मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। ये ग्रेटिट्यूड रखने की भी वो कोशिश करते हैं। तो आप सिख फिलॉसफी की चर्चा कर सकते हैं, जैन फिलॉसफी की चर्चा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इसमें नाना प्रकार के डायमेंशन देने के लिए सोशल कैपिटल की चर्चा कर सकते हैं। तो निबंध को टच करने का, निबंध को एड्रेस करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि पहले सेंट्रल मेटाफर, सेंट्रल थीम को टच करिए, फिर आप उस सेंट्रल थीम को टच कर इंट्रोड्यूस करिए उस थीम को छोटे छोटे डायमेंशंस में, और फिर उसके बाद मल्टीपल डायमेंशंस एक एक करके लिखिए और सब में सीक्वेंस रहना चाहिए। क्योंकि इतने कम समय में, इतने छोटे से वीडियो में मैं आपको यही बता सकता हूं, और ये मेरे लिए बताना ज़रूरी भी है जो कि आप भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। कांटा कली का बदला हुआ रूप है, थोड़ा डिफिकल्ट था स्टूडेंट। अ थॉर्न इज अ चेंज बर्ड। अब ऐसे ही कोई थॉर्न नहीं बन जाता, बेसिकली वो बर्ड रहता है, चेंज हो जाता है तो वो बनता है। तो पहले ये बताइए कि थॉर्न का मतलब क्या है। अब थॉर्न का मतलब कांटा है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कांटे का मतलब क्या है, यहाँ कांटे का मतलब है कि लोगों के दिमाग में एक पेन का भाव, दर्द का भाव कब आता है, किन कारण से आता है, या फिर कठोरता का भाव, हार्डनेस का भाव कब आता है, या फिर एग्रेशन कब आता है, किन कारणों से आता है, इनको बताने की कोशिश करिए। और थोड़ा सा एथिकल टॉपिक भी है, और एथिकल के साथ साथ एथिकल डिलेमा भी तैयार करता है। तो एक पेन का भाव, हार्डनेस का भाव, एग्रेसिवनेस का भाव, और सबसे बड़ी बात है सिस्टम के अगेंस्ट जाते हुए काम करने का जो भाव है, रिबेलियन जो होता है, विद्रोह जो होता है, वो कब आता है, किन कारणों की वजह से आता है, उसको बताने की कोशिश करिए कि थॉर्न कब बन जाता है। एक जो कली रहती है वो कांटे में क्यों बदल जाती है। एक व्यक्ति जो कि स्टेट के साथ मिलते हुए कार्य करना चाहता है, वो स्टेट के अगेंस्ट क्यों हो जाता है, किन कारणों से हो जाता है। तो इस सेंट्रल थीम को आप टच कर सकते हैं। रक्षक ही भक्षक के रूप में कब परिवर्तित हो जाता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, इनको आप बताने की कोशिश कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक में। तो हिस्ट्री के कई सारे डायमेंशन यहाँ पे दिए जा सकते हैं, कई सारी चीज़ों को समझाया जा सकता है। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जो बहुत सारी समस्याएं हैं सॉरी, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनको आप बता सकते हैं। जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो बुद्ध की फिलॉसफी को शेयर किया जा सकता है, क्योंकि बुद्ध की फिलॉसफी कहती है कि जब पेन होता है, सफरिंग होती है, जब पेन होता है, सफरिंग होती है, उसी की वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता है। सफरिंग लीड्स टू चेंज बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर में परिवर्तन आ जाएगा। जब आप उस दुखों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका एक बिहेवियर चेंज हो जाएगा। और यहां पर बेसिकली कांटा कली का बदला हुआ रूप है, इसको आप इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि नथिंग इज परमानेंट। इसका एक और फिलॉसफिकल डायमेंशन जो दिया जा सकता है इस पूरे निबंध के अंतर्गत कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। और इसमें एक जो फिलोसोफर हैं, और 100% ये फिलॉसफी जो है आप एथिक्स की क्लास में पढ़ते हैं, निबंध की क्लासेस में पढ़ते हैं, उसका आप जिक्र कर सकते हैं नीत्शे।
तो नीत्शे की जो फिलॉसफी है उसे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नीत्शे हमेशा कहा करता था योर आइडेंटिटी इज नॉट योर डेस्टिनी। तुम्हारी जो आइडेंटिटी समाज ने बना के रखी हुई है वो तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। आइडेंटिटी इज नॉट योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, आपकी पूरी क्षमता है, पूरे कैपेसिटी है कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। और इस पूरे टॉपिक का एसेंस यही था कि नथिंग इज परमानेंट, और ये बताने की कोशिश करना कि कोई भी एक डिसऑर्डरली समाज जो आपको देखने मिल रहा है वो क्यों हुआ है, किन कारणों की वजह से वो डिसऑर्डरली हुआ है। वाई इट इज डिसऑर्डरली। किसी जमाने में ऑर्डरली था, अब डिसऑर्डरली हो गया, क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ। और हमेशा याद रखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोसाइटी इज डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डेस्टिनी। क्योंकि सोसाइटी में अगर आपने कुछ लोगों का ख्याल नहीं रखा, कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया, कुछ लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया, कुछ लोगों को जाति के नाम पर या फिर ज्योग्राफी के नाम पर या फिर रेस के नाम पर अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते चले गए, तो यही लोग जो अभी आपके साथ मिलकर रह रहे हैं ये आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से डायमेंशन दिए जा सकते हैं। ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है। डेफिनेटली आपकी सोच और समझ मुझसे कहीं ज़्यादा आगे निकल सकती है। तो ये सारे डायमेंशन दिए जा सकते हैं कि अगर हमने अपनी सोसाइटी में रेसिज्म को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने सोसाइटी में रेसिज्म को कंट्रोल नहीं किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के बीच जो विद्रोह की स्थिति है, रिवॉल्यूशन की स्थिति है, रिबेलियन की स्थिति है, वो ज़्यादा उत्पन्न होती दिखेगी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, इस तरीके से भी समझाया जा सकता है इस पूरे विषय को। एक और विषय, ये इजी टॉपिक था, जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास ही रौंदी जाती है, जैसा मैंने बताया थिरुवल्लुवर का स्टेटमेंट, थिरुकुरल में इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और एक बहुत ही सामान्य भाषा के अंतर्गत यूज किया जाने वाला एक टर्म है। तो थिरुकुरल का चर्चा आप कर सकते हैं, थिरुवल्लुवर संत थिरुवल्लुवर की आप चर्चा कर सकते हैं। इससे आप इसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि जब दो हाथी लड़ते हैं घास ही रौंदी जाती है। तो सीधी सी बात है, जब दो सुपर पावर लड़ती हैं, अब सुपर पावर किसी भी सेंस में आप बता सकते हैं। वो सुपर पावर हो सकती है पॉलिटिकली, वो सुपर पावर हो सकती है मिलिटरली, वो सुपर पावर हो सकती है कोई कॉरपोरेट, दो कॉरपोरेट्स आपस में लड़ रहे हैं। और इन सब का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो इन सब का अलग से जो इम्पैक्ट देखने मिलेगा, वो बाय एंड लार्ज आम जनता को देखने मिलेगा, और जो कॉमन पीपल है वो सफ़र करेंगे और जनता की आवाज़ फिर सुनी नहीं जाएगी। तो इसमें तो आप बेसिकली बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक हैं, आईआर के जो डिबेट्स चल रही हैं, आईआर की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो डिबेट्स चल रही हैं, जो कन्फ्लिक्ट जोन चल रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक का सेंट्रल मेटाफर क्या है? इस पूरे टॉपिक का सेंट्रल मेटाफर यह है कि बड़े लोग, बड़ी राजनीतिक दल, बड़े पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वाले लोग आपस में अपने हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। दे फाइट फॉर देयर ओन कॉज एंड इट्स द ऑर्डिनरी सिटीजन लाइक यू एंड मी हु सफर। और एक जो आम जनमानस है वो सफ़र करने की कोशिश करता है। तो इसको थोड़ा हैंडल किया जा सकता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट डाले जा सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट डाले जा सकते हैं। ये तो एंडलेस टॉपिक था और इजी भी था। वॉर की चर्चा कर सकते हैं, टैरिफ की चर्चा कर सकते हैं। जब जब वॉर हुए हैं, जब जब टैरिफ की वॉर बात हुई है, जब जब मिलिटरली वॉर की हुई, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे फिर वो एक तरीके से शीत युद्ध रहा हो, कोल्ड वॉर हो, उसमें एक आम जनता को ही सफ़र करना पड़ा। आम जनता कैसे सफ़र करती है? तो युद्ध मिलिट्री लड़ती हैं, युद्ध ग्रेट पावर्स लड़ते हैं, लेकिन सफ़र कौन करता है? सफ़र एक घासनुमा आम जनता लड़ती है या फिर सफ़र करती है, क्योंकि जो आम जनता होती है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। आम जनता पॉवर्टी में घुस जाती है, आम जनता पॉवर्टी में चली जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और साथ ही साथ जब वॉर होता है तो उसके सबसे बड़ी एक स्टेटमेंट कहा जाता है ना, इट इज़ बेसिकली इट्स द मैन हु फाइट द वॉर बट इट्स द वुमेन एंड चिल्ड्रन हु सफ़र अ लॉट। तो युद्ध के मैदान पे तो पुरुष होते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा असर युद्ध के मैदान में जो पुरुष हैं उनके घर की महिलाओं और उनके घर के बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि युद्ध तो एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हार जाएगी,
लेकिन युद्ध की जो विभीषिका होती है, युद्ध का जो इम्पैक्ट होता है, वॉर का जो इम्पैक्ट होता है, वो ज़्यादातर फैमिलीज में वुमेन्स पर और चिल्ड्रंस पर पड़ता है। और वो जो पीछे छूट जाते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो पॉवर्टी में चले जाते हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो ख़त्म होने लगती है, यहाँ तक कि डेथ जैसी चीज़ें भी देखने मिलती हैं। और फिर बताने की कोशिश करिए कि बड़ी कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं देखने मिलती हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जॉबलेसनेस होती है। इन सब को बताने की कोशिश करिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बताने की कोशिश की जा सकती है। थोड़ा सा कार्ल मार्क्स की थ्योरी में हैव नॉट, इनको बताने की कोशिश करिए। और बड़ी कंपनियों के बीच में एक युद्ध चल रहा होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, और लगातार 12-12 घंटे 20-20 घंटे लेबरों से काम कराया जाता है। तो उसके परिणाम में कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, आप उसकी चर्चा कर सकते हैं यहां पर, कि नुकसान कंपनियों को नहीं होगा। कंपनियां तो अपना एक प्रतियोगिता कर रही हैं कॉर्पोरेट, लेकिन लेबर क्लास को सफरिंग मिलेगी। और थ्योरी ऑफ एलियनेशन की डिस्कशन कर सकते हैं आप, इसको समझा सकते हैं। और जॉन रॉल्स की थ्योरी की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जब ये टॉपिक समझ में आया तो मैंने इसको कनेक्ट किया कि क्यों ना जॉन रॉल्स की थ्योरी भी यूज की जा सकती है। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं? जॉन रॉल्स हमेशा ये कहते हैं, जॉन रॉल्स से समझाना चाहते हैं, जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि अगर जस्टिस का सही मतलब जो होता है वो ये है कि कोई भी दो मजबूत पक्ष आपस में लड़ाई ना करें। तो दो मजबूत पक्ष आपस में लड़ाई ना करें, और सबसे बड़ी बात है जो कमजोर है लोग हैं, जो वीक लोग हैं, उनके हित ना मारे जाएं। तो जॉन रॉल्स जब बात करता है एगैलिटेरियनिज्म की, तो वो एगैलिटेरियनिज्म में यही ध्यान रखते हैं कि स्ट्रांग पीपल तो हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, वो आपस में लड़े ना, ये जस्टिस का एक सेंस होना चाहिए। लेकिन साथ साथ वीक लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं से भी चेंज नहीं होने चाहिए, कहीं से भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो आप जॉन रॉल्स का डिस्कशन कर सकते हैं। और आप ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि अब जैसे भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर दो एलिफेंट हैं इंडिया में। एक तरफ है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, एक तरफ है राइट विंग पॉलिटिक्स। और उनकी पॉलिटिक्स के चक्कर में जो आम जनमानस है, उनके इशू सामने नहीं आ रहे हैं। अब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए, तो रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा कहते थे कि देश के लिए नेशनलिज्म जरूरी है, लेकिन नेशनलिज्म के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज को हाइपर नेशनलिज्म नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वंस यू आर गोइंग टू हैव द हाइपर नेशनलिज्म, तो हाइपर नेशनलिज्म एग्रेसिव होता है, हाइपर नेशनलिज्म में रीजनलिज्म आ जाता है, और हाइपर नेशनलिज्म में सोसाइटी जो है वो टूटने लगती है। और सोसाइटी में कौन लोग सफ़र करते हैं? मेरे और आपके जैसे ऑर्डिनरी लोग, वो बाय लार्ज सफ़र करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, और मेरे ख्याल से ये कंपैरेटिवली बहुत इजी टॉपिक था, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से ये टॉपिक थोड़ा सा इजी था और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया जा सकता था। एक और विषय, नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट। मुश्किल टॉपिक, वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट। तो पहले तो आपको नेचर समझाना है और ये बताना है कि इस नेचर से हमारी एक जीवात्मा का प्रतीक है, हमारा एक स्पिरिट तैयार होती है। तो हमारी किस स्पिरिट की बात कर रहा है? नंबर 1, देखो भाई, मेरी जो भी कॉन्शियसनेस है वो नेचर की वजह से डेवलप हुई है। जिसमें मैं जिस वातावरण में रहता हूं, जिस क्लाइमेट पे मैं रहता हूं, उसकी वजह से मेरी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई है। और स्पिरिट का मतलब यहां कॉन्शियसनेस से है, मेरी मोरालिटी से है, मेरी नैतिकता से है, और साथ ही साथ मेरे सोचने समझने का जो पूरा तरीका है, एक मेरी मोरालिटी से है, मेरी कॉन्शियसनेस से है, और मेरे सोचने समझने का जो पूरा तरीका है, मेरी जो पूरी क्रिएटिविटी है, वो डिपेंड करती है नेचर पर। वो डिपेंड करती है नेचर पर। तो आपने देखा होगा कि जो लोग बड़ी मुश्किल सरकमस्टांसेस में रहते हैं, उनके सर्वाइवल करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आप देख लीजिए, प्रकृति का एक संदर्भ समझ लीजिए कि जब डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या हर्बर्ट स्पेंसर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, तो वो जो बात करते हैं उसी संदर्भ में करते हैं कि ये जो नेचर ही है आपके आसपास का, जो कि आपको कठोर बना देता है, जो कि आपको मजबूत बना देता है, जो कि आपको लड़ना सिखा देता है। तो आपकी जो भी स्पिरिट है स्टूडेंट, वो बेसिकली आपके आसपास के वातावरण, आपके आसपास की प्रकृति ने तैयार करी हुई। और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन,
पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रकृति के प्रारूपों को ध्यान में रखते हुए लोगों की स्पिरिट तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप सोशियोलॉजी के एक कंसेप्ट टोटम की चर्चा कर सकते हैं, जिसे ट्राइबल कम्युनिटी फॉलो करती है। तो ट्राइबल कम्युनिटी क्या होती है? ट्राइबल कम्युनिटी अपने ईश्वर के प्रतीक के रूप में देवी देवताओं की पूजा न करते हुए प्रकृति के प्रारूपों की पूजा करते हैं, और प्रकृति के प्रारूपों की पूजा करने के कारण ही हम जनजातियों को या ट्राइबल कम्युनिटी को कहते हैं ये प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं। दे आर मोर क्लोजर टू दी नेचर। और इसमें आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसा कि उड़ीसा में 2012 के समय आया था कि डोंगरिया कोंध जो ट्राइब थी, वो डोंगरिया कोंध जो ट्राइब थी उसने एक कई प्रकार के प्लांट नहीं लगने दिए थे। जो वेदांता का जो एक एल्युमिनियम का प्लांट चल रहा था उसे नहीं आने दिया था, क्योंकि डोंगरिया कोंध ट्राइब अपने एक ईष्ट देवता के रूप में नियमगिरी हिल्स की पूजा करते थे, और उनको लगता था कि ये नियमगिरी हिल्स ही नहीं रहेंगे तो हमारी स्पिरिट नहीं रहेगी, हमारी पहचान नहीं रहेगी। और इसी पहाड़ी में बॉक्साइट था, और इसी बॉक्साइट से बनेगा एल्यूमिनियम। इसके लिए वेदांता को लाइसेंस मिला, लेकिन वेदांता ने बिना डोंगरिया कोंध ट्राइब को कॉन्फिडेंस में लेते हुए माइनिंग करनी चालू कर दी। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर डोंगरिया कोंध जो ट्राइब थी उनको पहले राइट्स दिए गए। तो ट्राइबल कम्युनिटी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज आर मोर क्लोजर टू द नेचर, देयरफॉर देयर स्पिरिट, देयर मोरालिटी इज मोर क्लोजर टू द नेचर। ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि हमारे वेद और उपनिषद, इतना नॉलेज तो यूपीएससी के स्टूडेंट को होता ही है ना कि वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में उसको एक स्पेसिफिक नॉलेज रहे, और उसको फिर आप लिखने की कोशिश करिए, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए अपने आंसर राइटिंग में। तो वेदों और उपनिषद की बात करें तो वेद और उपनिषद बेसिकली पंच तत्वों की ही तो बात करते हैं। वो पंचभूत तत्वों की बात करते हैं, पंच तत्व की बात करते हैं। तो वो पंच तत्व जो हैं वो नेचर के नज़दीक ही तो हैं, तो आप उनकी चर्चा कर सकते हैं, उनको आप एलाबोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस पे जो पूरा एक सेंट्रल मेटाफर है वो इस टॉपिक पर ये है, मुख्य थीम ये है कि प्रकृति ही हमारी सोच विचार को विकसित करती है, प्रकृति ही हमारे अंदर के जीवन, हमारी जीवात्मा को और साथ ही साथ हमारे पूरे बिहेवियर को तैयार करती है। तो इसको आप बताने की कोशिश करिए, और इतिहास के पूरे कालखंड को उठा के देखेंगे, पूरे टाइम फ्रेम को उठा के देखेंगे तो आप ये पता चलेगा कि नेचर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है लोगों के माइंडसेट को तैयार करने में। तो इसको बताने की कोशिश करिए, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो ये इस तरीके से एक बड़ा अच्छा निबंध लिखा जा सकता था, ऑल दो वेरी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट था। Easy one, a well educated mind will always have more question than answer। जैसे ये टॉपिक मेरे सामने आया तो मुझे केवल एक ही स्टेटमेंट सामने आया, और आई होप आपने ये स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। एक बड़े अच्छे फिलोसोफर है डेकार्ट, और डेकार्ट की एक स्टेटमेंट हर किसी को याद ही रहती है, मेरे ख्याल से हर यूपीएससी के स्टूडेंट को याद रहती है। दिस इज समथिंग एवरी यूपीएससी स्टूडेंट इज अवेयर अबाउट, और जनरली इसको यूज करते ही करते हैं। डुबिटो अर्गो कॉगिटो, कॉगिटो अर्गो सम। आई होप आपको भी याद होनी चाहिए। वो है ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो डुबिटो अर्गो कॉगिटो मतलब कि मैं डाउट करता हूं, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं बेसिकली आगे बढ़ पाया हूं। डुबिटो अर्गो कॉगिटो, कॉगिटो अर्गो सम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय द रेने डेकार्ट। तो डेकार्ट की ये फिलॉसफी सबसे पहले सामने आई कि एक अच्छा माइंड वो है जो क्वेश्चन जानना जानता है, क्वेश्चन को क्रिएट करना जानता है, और कन्वेंशनल चीजों से बाहर निकलकर प्रश्न पूछना जानता है। तो एक अच्छा माइंड कौन सा है? जो कि हमेशा क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं उसके दिमाग में आंसर की अपेक्षा करत। यानी कि आप इस चीज़ को समझिए कि एजुकेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, और एजुकेशन का मतलब विजडम भी नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों के पास एजुकेशन होती है लेकिन कई लोगों के पास विजडम नहीं होता। शिक्षा तो कई लोगों के पास है, शिक्षा तो कई लोगों के पास है, कागज का टुकड़ा तो कई लोगों के पास है, लेकिन उस शिक्षा को
पूरी तरीके से सूचना में परिवर्तित कर दें, ये भी नहीं होता, और ज्ञान में परिवर्तित कर दें, विजडम में कन्वर्ट कर दें, ये भी नहीं होता। और आज के तारीख में, आज की डेट में, नाउ यू आर लिविंग इन द एरा वेयर एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी टाइप ऑफ डेफिनेशन इज अवेलेबल एट द क्लिक ऑफ योर हैंड। आप चैट जीपीटी से पूछिए, सब कुछ मिल जाएगा, इस ऐसे के बारे में भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पूछना क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर। तो एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आपका ज्ञान होना चाहिए, प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए। और यकीन मानिए, गूगल पे सर्च करना भी आर्ट है, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट देना और कुछ चीजें पूछना भी एक आर्ट है। डिबिटो अर्गो कॉगिटो, कॉगिटो अर्गो सम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेकार्ट की इस फिलोसफी को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे तरीके से लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनको ही विज्ञान के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में और कई प्रकार के क्षेत्रों में उनका नाम गढ़ा जाता है, उनके नाम को हम याद रखते हैं। तो गलीलियो का नाम, कोपरनिकस का नाम, क्योंकि ये गलीलियो और कोपरनिकस ही थे, ये गलीलियो और कोपरनिकस ही थे जिन्होंने स्टूडेंट 15-16 सेंचुरी में मेनली साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया लोगों का। तो पूरे यूरोप में, द होल यूरोप, सिंस यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप तो जानते होंगे स्टूडेंट कि यूरोप वाज ऑल अबाउट रेनेसां। द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द यूरोप वाज ऑल अबाउट रेनेसां एंड द साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो जब गैलीलियो और कोपरनिकस थे, तो गैलीलियो और कोपरनिकस ने बताया कि अर्थ का शेप क्या है और सूर्य का सभी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, जबकि पहले यह माना जाता था कि बाकी सारे प्लैनेट अर्थ का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने बताया कि ऐसा नहीं है, सन का चक्कर लगाते हैं। और गैलीलियो ने अर्थ के शेप को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी थी, उनके दिमाग में जिज्ञासा थी। जितनी ज्यादा जिज्ञासा आपके दिमाग में होगी, आप उतना रिच तरीके से प्रश्न खड़ा करने की क्षमता विकसित करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बी गोइंग टू बिकम मोर करेजियस। तो करेजियस बनिए स्टूडेंट, प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करिए। और अपनी, अगर आपने वाकई में शिक्षा ग्रहण करी है तो अच्छे प्रश्न पूछिए। प्रश्न किससे? प्रश्न किस चीज के लिए? प्रश्न डेमोक्रेसी के लिए, प्रश्न डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए अपने नेताओं से प्रश्न पूछना चालू करिए, उनको क्रॉस क्वेश्चन करिए, उनको ग्रिल करिए, उनसे पूछने की कोशिश करिए। और यही बात स्टूडेंट अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को देखें, मार्टिन लूथर किंग को देखें, गांधी के जीवन को पढ़ें, तो उन्होंने लगातार अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए शासन से, प्रशासन से लगातार सवाल पूछिए। और इसलिए वो एक बड़े इतिहास में एक बड़े उस संदर्भ के रूप में पढ़े जाते हैं जिसके अंतर्गत हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो इसको आप बताने की कोशिश करिए। एक सोशियोलॉजी में ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरी को आप यूज कर सकते हैं, जिन्होंने यही कहा था कि आंख मूंद के किसी चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। देयर हैज टू बी एम्पेरिकल एविडेंस, किसी चीज का सबूत होना चाहिए और सबूत साइंटिफिक होना चाहिए। जो साइंटिफिक सबूत होगा वही इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाएगा। और फिर इसमें आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो आर्टिकल 51A है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बात करती हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी डेवलप होगा जब आपका एक एजुकेटेड माइंड होगा और उसमें आपकी प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बहुत होगी। आंसर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आंसर तो तभी मिलेंगे जब आप प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करेंगे। तो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, और इस स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल डायमेंशन को इंटीग्रेट कर कर काफ़ी सारी बातें प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा निबंध था। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है शॉर्ट वीडियो में कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं। निबंध लिखने के तरीके और पढ़ाने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल जो पेपर में आया है वो सब आपकी रीच के अंतर्गत आ सकता है, बशर्ते आपके पढ़ने की क्षमता विकसित हो चुकी हो, अलग अलग डायमेंशंस आप जानते हो और उनको एक अच्छी शब्दावली, अच्छी वोकेबलरी और अच्छे कंटेंट में प्रस्तुत करना जानते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा विषय था ये। कठोर निर्णय को टालना सबसे कम नैतिक मार्ग है। शेल्विंग, शेल्विंग का मतलब होता है ड्रॉप करना, हाफ करना, छोड़ देना। तो कठोर निर्णय को टालना बेसिकली सबसे
खराब एथिकल कोर्स है। तो हार्ड डिसीजन कभी भी लाइफ में आए तो लेना ही पड़ेंगे। तो हार्ड डिसीजन आपको लेने ही पड़ेंगे और वो हार्ड डिसीजन ही आपको चलकर एक सफलता की एक नई सीढ़ी को देने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक सेंट्रल थीम क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर ऑफ दिस ऐसे? इस ऐसे का सेंट्रल थीम ये है कि टफ डिसीजन शुड नॉट बी अवॉइडेड। टफ डिसीजन शुड नॉट बी अवॉइडेड। जो बहुत ही टफ डिसीजन है उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द टफ डिसीजन। आपको उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जीवन में ऐसे कई बार ऐसे मौके आएंगे कि आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और टफ डिसीजन अगर आप नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में आप अपनी पहचान को गंवाते चले जाएंगे। तो बीच बीच में टफ डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। और अगर आप भारत के इतिहास की बात करें, भारत के दर्शन को देखें, तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के जो कास्ट रिफॉर्म्स हुए हैं वो बेसिकली कुछ टफ डिसीजंस की वजह से हुई हैं, क्योंकि वो टफ डिसीजन ही थे जो कि ज्योतिबा फूले ने लिए। ज्योतिबा फूले जिन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया था, उनके द्वारा जो लिए गए टफ डिसीजन थे उससे दलितों को नई पहचान मिली। अंबेडकर ने टफ डिसीजन लिए कि नहीं, मुझे पृथक रूप से शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई देनी ही होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। वो एक टफ डिसीजन था। गांधी के जीवन को अगर आप देखें तो गांधी के जीवन में एक टफ डिसीजन था सत्याग्रह करना, लेकिन लिया उन्होंने, उस चीज को उन्होंने बेसिक बनाया। और इसलिए बनाया ताकि आगे चलकर एक समाज की एक नई नैतिकता, सोसाइटी की एक नई एथिकल कोर्स तैयार हो सके। अगर वो नहीं करते तो नहीं करवाने की वजह से ये चीजें हमारी अलग हो जाती। आज जो बेहतर डिसीजन होते आपको आज दिख रहे हैं वो एक समय टफ डिसीजन दिख रहे थे, एक समय बड़े खराब निर्णय दिख रहे थे, एक समय बड़े टफ डिसीजन दिख रहे थे, लेकिन उन्हीं टफ डिसीजन की वजह से किसी समाज का या किसी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, और इन दोनों ने एक बहुत टफ डिसीजन लिया। हालांकि इसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन एक बहुत टफ डिसीजन लिया। वो लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना और इंडिया की इकोनॉमी को ओपन करना। वो उस समय का बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि हम धीरे धीरे सोशलिज्म की चादर से बाहर निकलकर कैपिटलिज्म की चादर की ओर हम अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो टफ डिसीजन है ये जीवन में लेने ही पड़ेंगे, ये एक एसेंस है। और गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, बुद्धिज्म का पूरा सिद्धांत यही है कि अगर जीवन में सफरिंग लिखी है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। और अगर आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो वो आगे चलकर और प्रतिकूल परिणाम देने की कोशिश करेगी। तो अगर आपको एक बहुत अच्छी सफलता की तरफ चलना है तो आपको अभी कुछ ना कुछ सफरिंग तो लेनी पड़ेगी। 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तब जाकर आप आने वाले दिनों में एक अच्छा टफ डिसीजन लेकर एक अच्छा टफ कैरेक्टर बनकर सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आपको टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर मैदान छोड़ना है तो मैदान छोड़ने की भी ज़रूरत पड़ जाए तो एक अच्छा टफ डिसीजन हो सकता है, और वो ज़रूरी भी हो सकता है, क्योंकि मैदान में खड़ा हुआ जो सैनिक है वो तो बड़ा ब्रेव होता है, लेकिन अपनी पलटन को देखते हुए वो कभी कभी पीछे हटने की भी कोशिश करता है, क्योंकि सामने से अगर फायर आ रहा हो तो पीछे हटना ही ज़रूरी है। जब किलेबंदी कर लेंगे तब दुश्मन पर अटैक करेंगे। और एक साइकोलॉजी में एक बहुत अच्छी थ्योरी होती है स्टूडेंट, देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल साइकोलॉजी थ्योरी विच इज संक कॉस्ट फॉलिसी। कभी पढ़िएगा आप लोग इसके बारे में, व्हाट इज संक कॉस्ट पॉलिसी। संक कॉस्ट पॉलिसी का मतलब ये स्टॉक मार्केट के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। अब आपने शेयर लिया था 100 में, उम्मीद थी 200 हो जाएगा, लेकिन वो घट के आ गया 30 में, फिर भी नहीं बेच रहे हो आप इस उम्मीद में कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, और आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि कभी ना कभी तो बढ़ेगा। वो 30 का दोबारा 3 रुपये पर आ जाएगा, और फिर 3 रुपये के बेचने के बाद फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं, फिर तो आप बेचोगे ही। इसलिए स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है कि टफ डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। एक बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं ज़रूर आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उनको ज़रूर पढ़ें। ये मेरी आपकी टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन रहेगी कि आप लोग इनको ज़रूर पढ़ें और इनकी बातों को ज़रूर नोट्स में बनाएं और इसे तैयार करें अगले साल के ऐसे के लिए और ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। नसीम निकोलस तालिब। तो नसीम निकोलस तालिब क्या बोलते हैं कि एवरीबडी गेट स्केयर्ड, हर किसी को डर लगता है,
लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले ही डर को भांप जाएं और वहां से निकल लें। एवरीबडी गेट स्केयर्ड, इट इज वुड बी वाइज इफ यू गेट स्केयर्ड अर्लियर। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को डर लगता है, लेकिन यह ज्यादा जरूरी है कि पहले ज्यादा जल्दी डर जाएं और वहां से निकल लें जिस जगह पर कोई प्रलय आने वाली है, जिस जगह पर कोई डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि इस सेक्टर में प्रॉब्लम आने वाली है तो जल्दी निकलिए उस सेक्टर से, नहीं तो आने वाले दिनों में वो पूरा सेक्टर डूबेगा और आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये नसीम निकोलस तेलब ने बड़ी अच्छी थ्योरी शेयर करी है कि दुनिया की जितनी बड़ी पावर्स हैं वो पहले ही डर भांप लेती हैं कि बेसिकली इस युद्ध में पड़ना ही नहीं है। इस युद्ध में पड़ने का मतलब ही है कि अपने आप को बर्बाद करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध आपके करने लायक है और कौन सा युद्ध आपके करने लायक नहीं है, और जब आप हार्ड डिसीजन लेंगे तभी जाकर आप आने वाले दिनों में अपने आप को मजबूती के साथ प्रेषित कर पाएंगे। तो हमारी सोसाइटी को देख लीजिए, चाहे कास्ट रिफॉर्म्स हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, ये सब डिफिकल्ट डिसीजन थे, बड़ी मुश्किल से लिए गए डिसीजन थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिसीजंस लेते हुए ही हम आगे बढ़े और अपने आप को मजबूती के साथ हमने नई दिशा प्रदान करने की कोशिश करी। तो ये सारे डायमेंशंस आपसे उम्मीद लगाई जाती है कि इन डायमेंशंस की चर्चा करें। और अंत में एक गुड लीडर इज अ वन हु फॉलोज द फॉलोअर। एक उत्तम नेता वह है जो अपने अनुयायियों का अनुसरण करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो लाखों की फौज तैयार करता है अनुयायियों की, जैसा कि आजकल के गॉडमैन करते हैं, बाबा करते हैं। अनुयायियों की वो फौज तैयार करते हैं और वो बेसिकली भक्त पैदा करते हैं। हमें भक्त पैदा नहीं करना है, हमें बेसिकली ऐसे लोग पैदा करने हैं कि लीडरशिप क्वालिटी उनके हाथ में हो। तो गुड लीडर इज द वन हु फॉलोज द फॉलोअर। वो बेसिकली अपने फॉलोअर को आगे बढ़ा रहा है, उनकी क्षमताओं को विकसित कर रहा है और उनसे कह रहा है कि मैं तो आपसे सीख रहा हूं, मैं कोई लीडर थोड़ी ना हूं, मैं तो आपसे सीख रहा हूं। तो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कॉरपोरेट दुनिया हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, सब में लीडर्स की जरूरत पड़ती है। और अच्छा लीडर वही है जो बेसिकली जनता की आवाज को सुनता है, जनता की आवाज को फॉलो करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इस पर आप चर्चा चालू करें कि वॉक्स पॉपुलाई क्या होता है, जनता की आवाज कौन क्या होता है। और अच्छा लीडर वो है जो जनता की आवाज को सुनता है, वॉक्स पॉपुलाई को सुनता है। और वॉक्स पॉपुलाई को सुनकर वो केवल और केवल अनुयायियों की भीड़ तैयार नहीं कर रहा है, वो खुद अपने अनुयायियों से सीखने की कोशिश कर रहा है, अपने फॉलोअर से सीखने की कोशिश कर रहा है। तो इस टॉपिक पर खूब सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन दे सकते हैं, सोशियोलॉजिकल डायमेंशन दे सकते हैं। इस पर हम कई प्रकार के पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल डायमेंशन के साथ साथ हम कई प्रकार की कॉर्पोरेट हिस्ट्री की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में, और वो हैं एफसी कोहली। कौन थे एफसी कोहली? एफसी कोहली भारत के आईटी सेक्टर के भीष्म पितामह थे। भारत के आईटी सेक्टर के लिए भीष्म पितामह के रूप में कहे जाते हैं एफसी कोहली, क्योंकि एफसी कोहली ने ही टीसीएस को आगे बढ़ाया और टीसीएस को इंडिया की बेस्ट आईटी गवर्नेंस कंपनी बनाया, बेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी बनाया, लाखों लोग को रोजगार देने वाली कंपनी। और उसके शुरुआती स्तर पर टीसीएस की आधारशिला रखने वाले एफसी कोहली। और ये जो एफसी कोहली थे, इन्होंने टीसीएस को एस्टेब्लिश किया और आगे चल के टीसीएस की वजह से इंडिया का आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर तैयार हुआ और आज $250 बिलियन का एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री। तो वो लीडर थे, वो लीडर जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर्स और यंग लोगों से सीखा। तो इनमें आप कई लोगों की चर्चा कर सकते हैं। इनमें आप गांधी के चंपारण सत्याग्रह की चर्चा कर सकते हैं। हम इसमें चंपारण सत्याग्रह की बात कर सकते हैं। हम अगर अपने पॉलिटिकल लीडर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप बिना किसी विवाद के जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की चर्चा कर सकते हैं कि वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने फॉलोअर को समझते हुए, उनकी बातों को समझते हुए उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो इन सब डायमेंशंस को आप मेंशन कर सकते हैं, इन सब डायमेंशंस को मेंशन कर कर आप आगे बढ़ सकते हैं। और सीधी सी बात है, हर्ड मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, एक भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए कि सारे लोग चले गए एक लीडर के पास, उसी की बात को मानने लगे। तो वो नहीं होना चाहिए, यस मैन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि बेसिकली वह अपने अनुयायियों के बीच में अपना लीडर खुद ढूंढ रहा हो।
तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक था स्टूडेंट, काफ़ी कुछ लिखा जा सकता था, प्योरली पॉलिटिकल एस्पेक्ट में लिखा जा सकता था। तो क्या आप लोग इस तरीके से अपनी सोच समझ विकसित कर पाएंगे? अगर आप लोग ये सोच समझ विकसित कर लेंगे तो ही आप लोग एक नई दिशा की ओर जाते हुए अच्छे निबंध लिख पाएंगे। तो मेरा आप लोगों को हम्बल सजेशन रहेगा, माय हम्बल सजेशन, कि बुक्स बहुत अच्छी पढ़ते रहिए, बुक्स, वोकेबलरी, इन सब पे बहुत फोकस करिए। तो मेरा एक तो सजेशन रहेगा कि 11th और 12th की जो NCERTs हैं, खास करके भले ही आपका सब्जेक्ट ना हो, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये ज़रूर पढ़ें। कुछ बेसिक फ़िलॉसफी की किताबें ज़रूर पढ़ें, और बेसिक फ़िलॉसफी में कुछ जो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ें। थिंकर्स पढ़ने के साथ साथ कई प्रकार के रिलीजन की जो फ़िलॉसफी है, हालांकि ये आर्ट एंड कल्चर में तो पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जाके जो रिलीजन की फ़िलॉसफी है उनको ज़रूर पढ़ें, उनका सदुपयोग ज़रूर करें आप लोग। तो इस तरीके से आपके लिए एक कमांड बन जाएगी, इनको आप ज़रूर पढ़ें। और स्टूडेंट समय समय पर साल में कम से कम 4 या 5 अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पर। डिफरेंट टॉपिक्स पर, और डिफरेंट टॉपिक्स में मैं चर्चा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। मेरी तो क्लास में आदत है कि मैं कई प्रकार की बुक्स शेयर करता रहता हूँ, तो उनका आप खूब प्रयोग करें, उनको आप खूब देखें, तो इससे आपकी एक अच्छी कमांड बन सकती है। तो स्टूडेंट, ये जो निबंध का पेपर कल हुआ है, ऐसे राइटिंग हुई है, उसके बारे में एक डिस्कशन आप लोगों के बीच में शेयर करना था। आई होप आप इस डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, गुड लक। आई होप आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। स्टूडेंट, मेरे नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू वेरी मच।